Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are discussing our topic location of roots in quadratic equation. हमने आपसे एक और चीज कही थी पहले से सोच करके आने के लिए, आपको इस क्लास में अपीयर होने के लिए कि किस सिचुएशन में हम रेसिप्रोकल्स वगैरह के केस में इनइक्वालिटी चेंज कर सकते हैं, कब नहीं चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि थोड़ा सा ये इन्वॉल्व टॉपिक है, थोड़ा सा ज्यादा आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए, लोकेशन ऑफ रूट्स को। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले मैं इसी चीज को इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूं कि लोकेशन ऑफ रूट्स पहले आप समझने का ट्राई कीजिए। वो एक छोटी सी चीज है, वो हम लास्ट में लेक्चर के भी समझ लेंगे, ठीक है। पहले अपन देखते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, अपना फ्रेश टॉपिक आज का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली कहा जाए, अगर आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं चैप्टर को पूरी तरीके से, सीरियसली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, छोटी छोटी स्टेप्स और छोटी छोटी बातों का आप ध्यान दे रहे हैं, तो अभी तक की थियरी समझने में या फिर अभी तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई होगी। मैक्सिमम लोगों को जो क्वाड्रेटिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक में होती है, लोकेशन ऑफ रूट्स में। थोड़ा बहुत साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बोला था, और बाकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो लोकेशन ऑफ रूट्स की वजह से होती हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को थोड़ा और ध्यान से देखिएगा और ज्यादा आपको फोकस करना होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है बात। तो अपन स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, और लोकेशन ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार क्विकली जो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक था, एक बार को उसके पन्ने पलट लीजिए, थोड़े से उसके जो आपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स आप एक बार को उसके देख लीजिए, ठीक है। उसमें क्या क्या बातें कही गई थी साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस चीज को आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद फिर स्टार्ट करिए आज का लेक्चर, ठीक है। तो थोड़ा आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। तो एक बार आपसे फिर से वही कह रहा हूं, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके और फिर से आप इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो कम से कम वीडियो देखने की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूं कि उसमें से जो नोट्स थे आपके, बस उनको देख लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें वहां पर कही गई थी। क्योंकि उनके जो केस 1 केस 2 हमने डिस्कस किए थे, केस 1 केस 2 केस 3, उनसे अब डायरेक्टली हमें कुछ चीजें लिखनी है, कुछ रिजल्ट हमें लिखने हैं। जो थियरी हमने उसके बेसिस पे फाइनली डिड्यूस की थी उसके बारे में भी कुछ लिखना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोकेशन ऑफ रूट्स का आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि भाई लोकेशन ऑफ रूट्स है क्या। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई इक्वेशन है ना, और इक्वेशन में कोई एक पैरामीटर a यूज किया गया है, और ऐसा हो गया कि हमसे कहा गया कि भाई इक्वेशन का जो रूट है वो 1 और 2 के बीच लाई करता है, ठीक है। इक्वेशन के रूट 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। आपने सॉल्व किया इक्वेशन, रूट्स बहुत सिंपल से आ गए आपके पास। एक रूट आ गया a-1, एक रूट आ गया a-2, ठीक है। या फिर एक a-1 आ गया, एक a-2 आ गया, और आपसे कहा गया कि रूट्स आपके 1 और 5 के बीच में लाई करते हैं। तो आप इसको तो बहुत आसानी से इनइक्वालिटी के थ्रू आप सोच सकते हो कि a-1 शुड आल्सो लाई इन बिटवीन 1 and 5, a-2 शुड आल्सो लाई इन बिटवीन 1 and 5, ठीक है। तो ऐसा एक कौन सा होगा जो कि दोनों कंडीशंस को मीट करता हो, आप सोच सकते हैं। इसमें कोई अलग से हमें थियरी फिर से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं खुद से। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपने जो रूट्स निकाले वो रूट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड से आ गए, a प्लस माइनस अंडर रूट समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, ऐसा आ गया। तो मतलब अब सॉल्व करना मतलब एक अलग से सवाल और बन गया, एक एक्स्ट्रा चीज और आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे केसेस को कैसे डिस्कस करना है वो हम देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में, ठीक है। और थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि बहुत माइन्यूट चेंजेस कर करके, लैंग्वेजेस में थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसमें बहुत ज्यादा लोगों को मतलब मुश्किल में डाला जा सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है, इसलिए ध्यान से देखना है आपको ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स की, और मैं किस केस के लिए बात कर रहा हूं वो पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूं कि इफ fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल, ये इतनी बातें हमें बता दी गई। इफ fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल, ऐसा कहा गया है। ये हमारा fx का एक्सप्रेशन है। अब इस fx के एक्सप्रेशन के लिए हमसे कहा जा रहा है कि मान लो इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। रूट्स का भी मैंने नाम बोल दिया, एक रूट इसका अल्फा है और दूसरा रूट मेरा बीटा है। ऐसे केस में हमसे कहा जाए, मान लो इसमें अब कुछ केसेस हम कंसीडर करते हैं, ठीक। केस 1 ले रहे हैं हम, जिसमें कहा जा रहा है कि इफ अ नंबर, ठीक है, ध्यान से देखना लैंग्वेज, इफ अ नंबर k lies in between roots, if a number k lies in between roots, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन, ठीक है।
इफ अ नंबर k लाइज इन बिटवीन रूट्स, इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। क्या कंडीशन हम बोलेंगे, अगर कोई नंबर रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो उसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर के रूट्स के बीच में लाई करता है, सिचुएशन देख लें। आपको साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर भी आपको केस 1, केस 2, केस 3 में चीजें क्लियर की गई हैं, बट फिर से मैं उस चीज को एक बार को हल्का सा फिर से आपको याद दिलाने की ट्राई करता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ग्राफ ऐसा था अपवर्ड पैराबोला वाला और दूसरा ग्राफ ऐसा था। हमें दोनों केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे क्योंकि ए नॉन जीरो है तक तो ठीक था, लेकिन पता नहीं ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए ये ऐसा केस, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, अगली बार मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस, सही। तो अगर मानिए आपकी ये एक्स एक्सिस है और कोई नंबर के लाइज इन बिटवीन द रूट्स, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में, यहां पे मान लो अल्फा है, यहां पे बीटा है, इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए कि कोई रूट एग्जिस्ट करता, सॉरी कोई नंबर एग्जिस्ट करता है के, तो उस के की क्या खासियत है, हम कैसे बता पाएंगे कि हाँ भाई के मेरा लाई कर रहा है इन बिटवीन रूट्स। मैं कैसे ये दिखा पाऊंगा कि के मेरा इन बिटवीन रूट्स लाई करता है, तो मुझे क्या पता चलेगा। देखिए यहां पे, अगर आप यहां पे आप केवल फोकस करें तो आप कह सकते हैं ना कि के जो है हमारा, इस के पॉइंट के लिए आप देख सकते हो एफ ऑफ के कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कौन सा केस था, ए हमारा पॉजिटिव था यहां पे, और एफ ऑफ के कैसा रहा यहां पे, नेगेटिव। और यहीं पे देखें यहां पे तो ए नेगेटिव था उस समय, एफ ऑफ के कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये बात हमने लिखी थी क्या कि ए इंटू एफ के निगेटिव होना, ये किस बात को सजेस्ट करता है, देखो ए इंटू एफ के निगेटिव हो रहा है, तो ए इंटू एफ के निगेटिव होना किस बात को सजेस्ट करता है। इससे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि इसका मतलब है कि रूट्स कैसे रहे होंगे, रियल रहे होंगे, डिस्टिंक्ट रहे होंगे, ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई थी। और के कहां का पॉइंट है, के पॉइंट कहां पे लाई किया होगा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई किया होगा। इतनी बात हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर गए थे, और वही चीज फिर से उठा करके हम यहां पे रख रहे हैं कि अगर कोई नंबर के किसी इक्वेशन की रूट्स के बीच में लाई करता है तो ए इंटू एफ के कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। बस दिस इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन रिक्वायर्ड भी है और बस इसके अलावा और कुछ रिक्वायर्ड भी नहीं है। ठीक है, यही चाहिए और सिर्फ यही चाहिए, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। अगर हमने दिखा दिया कि a इंटू एफ के लेस देन 0, तो ये बात प्रूव हो गई कि k लाइज इन बिटवीन रूट्स। ये बात ठीक थी, सही है, इसमें कोई दिक्कत, a इंटू एफ के अगर नेगेटिव है तो k लाइज इन बिटवीन रूट्स। ठीक, फिर हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 5 लाइज इन बिटवीन सम इक्वेशन देन फाइंड ए। ठीक है, 5 लाइज सम इन बिटवीन सम, मतलब इन बिटवीन रूट्स ऑफ सम इक्वेशन, तो फाइंड पैरामीटर ए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे केस में आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कंडीशन लगाने की जरूरत है। कई बार लोग सोचते हैं कि पहले रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये सब की जरूरत ही नहीं है। और इंटेंशनली इसीलिए आपको जो इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनमें ऐसा दिया जाता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बारे में अगर सोचते हो तो डिस्क्रिमिनेंट आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप कुछ कर ही ना पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं सोचना है, इसीलिए इस बात पे ज्यादा इंफेसाइज किया जा रहा है कि दिस इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन। a इंटू एफ के हमारा नेगेटिव होगा तो ये बात क्लियर हो गई, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पता यहीं से चल जाता था ना कि रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ये सारी बात हमें यहीं से पता चल गई थी, हमें अलग से मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको होप कि ये पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। क्या याद रखना है कि अगर k हमारा कोई नंबर है जो कि इन बिटवीन रूट्स लाई करता है, तो इस बात को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कहें उसकी कंडीशन क्या बनाएंगे। इसकी कंडीशन होगी a इंटू एफ के लेस देन 0, और आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि जब a इंटू एफ एक्स नेगेटिव हो जाए, a इंटू एफ के नेगेटिव हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि रूट्स तो पक्का एग्जिस्ट करेंगे ही, वो रियल और डिस्टिंक्ट भी रहे होंगे। ये बात हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख चुके हैं। तो आइए अब लेते हैं इस पे कुछ एग्जांपल्स। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके पास कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 5 इक्वल टू 0 हैव रूट्स अपोजिट इन साइन देन फाइंड a। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमें ये बताया गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स का साइन कैसा है, अपोजिट है। इस बात का मतलब क्या होगा, ये लैंग्वेज का सेंस क्या बनता है, हैव रूट्स अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन कहने का मतलब क्या हुआ, इस टॉपिक से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं इस बात को।
इस बात का मतलब हुआ कि एक रूट अगर मान लो प्लस समथिंग होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस समथिंग। एक रूट प्लस समथिंग होगा तो दूसरा रूट कैसा होगा, माइनस समथिंग होगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं श्योरली, जीरो बीच में आया होगा। इस टॉपिक से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जीरो बीच में आया होगा। ठीक है, एक रूट पॉजिटिव है दूसरा रूट निगेटिव है, तो इसका मतलब जीरो कैसा रहा होगा, बीच में आया हुआ नंबर है। और जीरो अगर बीच में आया है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। तो हम क्या चाहते हैं यहां पे, ये पूरी बात जो लैंग्वेज में लिखी गई उसका मतलब क्या था, इसका मतलब था जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स। जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स का मतलब क्या होगा कि a इंटू मतलब लीडिंग कोफिशिएंट इंटू एफ ऑफ जीरो शुड बी निगेटिव। जैसे k लाइज इन बिटवीन द रूट्स, दैट मींस a इंटू एफ के नेगेटिव। वैसे ही k अगर जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स तो दैट मींस कि a इंटू एफ जीरो निगेटिव। तो a यहां पे a प्लस 5 यहां पे, तो ये निगेटिव है। इसका मतलब हो गया a बिलोंग्स टू -5 से 0। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब कोई अगर इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने बैठ गया तो फालतू में अटक जाओगे, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जब हम ये कंडीशन लगाते हैं कि अ नंबर लाइज इन बिटवीन द रूट्स, तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। a इंटू एफ के नेगेटिव है, ये बात हर चीज के लिए सफिशियंट रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक और इसी तरीके का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि हाफ लाइंग इन बिटवीन द रूट्स। तो डायरेक्ट हमें स्टेटमेंट दे दिया गया कि हाफ जो है वो इन बिटवीन रूट्स लाई करता है, और ऐसे में हमें फाइंड आउट करना है अल्फा की वैल्यूज, कि अल्फा कौन सी वैल्यूज ले पाएगा। तो क्या करेंगे, सीधा स्टेटमेंट। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि ये हमें डेफिनेशन बताई गई और ये उसका एग्जाम्पल है। तो क्या है यहां पे आप क्या यूज करोगे, a इंटू एफ ऑफ हाफ शुड बी निगेटिव। k लाइज इन बिटवीन द रूट्स, तो a इंटू एफ के निगेटिव, k की जगह यहां क्या बोल दिया गया, हाफ बोल दिया गया, तो a इंटू एफ ऑफ हाफ इज निगेटिव। तो a का मतलब कितना है 4, एफ ऑफ हाफ का मतलब x इक्वल टू हाफ आप रख दीजिए, कितना आएगा 1 आएगा, -2 टाइम्स अल्फा -2 हो जाएगा। x की जगह हाफ रखा आपने तो 2 टाइम्स अल्फा -2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा -2, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। तो इसको लेस देन 0 कर दिया हमने। ठीक है, बचा क्या आपके पास 1 माइनस, यहां से आया आपका अल्फा -2 निगेटिव। ठीक है, बचा क्या 3 माइनस अल्फा लेस देन 0 बोल सकते हैं। 3 माइनस अल्फा लेस देन 0 सही लिखा है ना मैंने, हाँ। तो 3 माइनस अल्फा अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज ग्रेटर देन 3। तो यहां से क्या करेक्ट हुआ कि अल्फा कौन सी वैल्यूज ले सकता है, अल्फा कैन टेक एनीथिंग इन बिटवीन 3 टू इंफिनिटी। तो आई होप कि आपको ये केस 1 पर्टिकुलरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्लाइड में अपनी नेक्स्ट केस 2। तो सेकंड केस है हमारा, इफ बोथ रूट्स लाई इन बिटवीन k1 एंड k2। अल्फा और बीटा दोनों ही कहां हैं, k1 और k2 के बीच में दोनों ही लाई कर जाते हैं। ठीक है, इस केस को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अगर आपको ये 2 केसेस, जो पहला केस था और ये दूसरा केस, ये समझ में आ जाता है तो बाकी सब इसी के सब केसेस हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, लेकिन आपको जरा सा भी आपका ध्यान हटा और दुर्घटना घट जाएगी, पक्का है। ठीक है, कुछ भी इधर उधर की चीजें अगर लैंग्वेज में चेंज कर दी गई तो आप फंस जाते हो। तो इसीलिए आपको लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। अगर आप एक बार वो सही इंटरप्रेट कर पाते हो तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया, बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा लाई इन बिटवीन k1 एंड k2। तो इसका ग्राफिकली समझते हैं कि सेंस क्या है। इसका सेंस ये है कि अगर मैं अपवर्ड पैराबोला बनाता हूं, ठीक है, इफ बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा लाई इन बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है, तो यहां पे ये डाउनवर्ड पैराबोला के लिए मैंने केस बना लिया। अल्फा और बीटा ये दोनों तो खैर क्या है, रूट्स हैं हमारे पास, और ये दोनों रूट्स कहां लाई करते हैं, k1 और k2 के बीच में लाई करते हैं। तो अल्फा और बीटा ये कहां लाई कर रहे थे, ये लाई कर रहे थे हमारे पास, एक k1 इधर कहीं रहा होगा और यहां पे कहीं रहा होगा k2, इनके बीच में लाई कर रहे थे। इसी तरीके से यहां पे आपका k1 था और इधर हमारा कुछ k2 था, तो k1 k2 के बीच में अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर अल्फा बीटा k1 और k2 के बीच में है तो कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं। हमें देखिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही है कंडीशंस की, कौन सी कंडीशंस चाहिए वो पढ़ रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए पड़ेंगी, जैसे हमने केस 1 के लिए तो आसानी से बात कर ली थी, केस 2 में हम उतनी आसानी से बात नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या कंडीशन बन रही है, आप देखो कि अगर मैं k1 और k2 मुझे पता है, अल्फा बीटा तो मेरे कॉम्प्लिकेटेड रहे होंगे, है ना, अल्फा बीटा मैं निकाल तो पाया नहीं हूं। तो k1 पे आप मुझे क्या पता चल रहा है, k1 पे मेरा जो फंक्शनल वैल्यू है, मतलब f ऑफ k1 कैसा दिख रहा है यहां पे आपको,
K1 मतलब f ऑफ K1 यहां कहीं होगा, तो वो पोर्शन कहां है f ऑफ K1? x एक्सिस के ऊपर, मतलब y कोऑर्डिनेट कैसा था? पॉजिटिव था। तो f ऑफ K1 आपको कैसा पता चला? पॉजिटिव। अच्छा, f ऑफ K2 की भी बात करें तो वो भी कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। a भी कैसा था? यहां पे पॉजिटिव था। यहां पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या बोलेंगे आप? इसमें आपको पता है कि f ऑफ K1 कैसा है? f ऑफ K1 आपका यहां कहीं आ रहा है, x एक्सिस के नीचे जा रहा है, x एक्सिस के नीचे, मतलब f ऑफ K1 कैसा गया? निगेटिव। इसी तरीके से f ऑफ K2 कैसा गया? निगेटिव। ठीक है, तो a निगेटिव है f ऑफ K1 और f ऑफ K2 भी निगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट जो है a f ऑफ K1 यहां पे कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप समझो, f ऑफ K1 और f ऑफ K2 या फिर a, सभी का साइन सेम है, सभी निगेटिव है। तो a इंटू एफ ऑफ K1 की बात करें, a इंटू एफ ऑफ K2 की बात करें, ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, इसी तरीके से यहां पे देखिए आप, यहां पे भी a पॉजिटिव है, f ऑफ K1 भी पॉजिटिव, a पॉजिटिव है, f ऑफ K2 भी पॉजिटिव, तो a f ऑफ K1 पॉजिटिव और a f ऑफ K2 पॉजिटिव, ऐसा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि दोनों ही केसेस में ओवरऑल यही सिचुएशन आई कि a इंटू एफ ऑफ K1 a इंटू एफ ऑफ K2 कैसा रहने वाला है? हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। तो चलिए, एक तो कंडीशन ये हो गई, लेकिन क्या ये कंडीशन इस बात के लिए सफिशिएंट थी क्या? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने टॉपिक जो पढ़ा है, थियरी जो पढ़ी है, a इंटू एफ के निगेटिव, ये तो इस बात के लिए सफिशिएंट हो जाता था कि हमारा रूट रहा होगा। a इंटू एफ के पॉजिटिव, ये तो सफिशिएंट नहीं था, इससे तो हम डायरेक्टली कुछ स्टेट नहीं कर पाते थे। पता नहीं, रूट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम और भी कंडीशंस लगाएंगे। हमें पहले, मतलब पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार ये केस 1 में ऐसा हो गया कि हमारा a इंटू एफ के इस बात के लिए सफिशियंट हो गया, a इंटू एफ के का निगेटिव होना इस बात के लिए सफिशियंट हो गया कि d कैसा था? पॉजिटिव था। लेकिन इससे तो हम नहीं कह सकते ना कि d पॉजिटिव है। अगर इससे हम नहीं कह पा रहे हैं तो हमें d की कंडीशन अलग से सोचनी पड़ेगी। और d की कंडीशन अलग से सोचने का मतलब क्या है कि हम डाल दें फिर से कि d कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लगाया? क्योंकि ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि मतलब इस तरीके का केस, एक बार को आप समझिएगा, अल्फा और बीटा आपस में बराबर ही रहे, ऐसा भी तो केस हो सकता है। अल्फा बीटा आपस में बराबर है और K1 और K2 के बीच में वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो रिपीटेड रूट या फिर कहें वो इक्वल रूट्स वहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं K1 और K2 के बीच में। तो D हमारा कैसा हो सकता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ग्राफ को लॉजिकली समझेंगे तो। ठीक है, क्या कंडीशन है? a इंटू एफ K1 पॉजिटिव है, a इंटू एफ K2 पॉजिटिव है। ठीक है, D चूंकि ये पॉजिटिव होना हमें ये नहीं बता पा रहा था कि रूट्स रियल होंगे या नहीं, तो इसीलिए हमने अलग से लगाया D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अब एक लोचा है। लोचा कुछ ऐसे है कि आप मान लो, इस सिचुएशन की बात करता हूं, इसी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए आप करस्पॉन्डिंगली इस पे सोच लेना खुद से। मैं इसकी बात करता हूं, अगर मान लीजिए यहां पे हमारा क्या कहते हैं, K1 था, ठीक है, और K2 था, और हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आई ऐसी, तो आप देखो a इंटू एफ K1 आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव। a इंटू एफ K2 आप क्या बोल दोगे? पॉजिटिव बोलोगे ना। लेकिन अच्छा, d भी कैसा है? पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं, d हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। लेकिन अब देखो आप, अल्फा बीटा जो रूट्स थे, क्या वो K1 K2 के बीच लाई किए? क्या नहीं कर पाए ना। तो अब इसकी कंडीशन कैसे लगाए? ये भी सिचुएशन हमें अवॉइड करनी है। तो ये सिचुएशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि अगर भाई रूट्स के बीच में क्या होता है? रूट्स के बीच में होता है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। ये था, रूट्स के बीच में क्या होता है? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट अगर इसके बीच में हो जाए, हम ये दिखा पाए अगर कि K1 और K2 के बीच में हमारा वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट दैट इज -b/2 है, अगर -b/2 इनके बीच एग्जिस्ट करता है, तो ये बात हमारी बन गई कि ये वाला केस भी अवॉइड हो जाएगा। मतलब एक और कंडीशन की अभी रिक्वायरमेंट है। इन दोनों में अभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती थी। अब इस सिचुएशन को कैसे हटाएं? तो उसके लिए हमने कहा कि K1 -b/2 है और K2 इस तरीके का, कि K1 और K2 के बीच में वर्टेक्स को लाई करना चाहिए, वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को लाई करना चाहिए, y को नहीं, x कोऑर्डिनेट को। मतलब -b/2 है लाइज इन बिटवीन K1 एंड K2। ये आपकी तीन कंडीशंस हो गई ओवरऑल। इन दोनों को मैं इफेक्टिवली एक ही मान रहा हूं, a इंटू एफ K1 एंड a इंटू एफ K2 बोथ शुड बी पॉजिटिव।
D should be greater than or equal to 0 and minus b by 2a should lie in between k1 and k2. ये आपकी तीन कंडीशंस हैं. इन तीनों कंडीशंस के बेसिस पे हम जो भी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अब इसी के कुछ सब केसेस लेते हैं यहां पर. अब इसी ग्राफ में आप मान लीजिए थोड़ा सा आप चेंज कर दें लैंग्वेज. इसका फर्स्ट सब केस आप मान लीजिए, कहा गया इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k1 मान लीजिए कहा जाता है. दोनों रूट्स हमारे k1 से बड़े हैं. तो जहां जहां इसमें k2 की आपने कंडीशन लगाई है बस वो एलिमिनेट कर दो. k2 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना. सिर्फ क्वेश्चन में कहा ही गया कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 5. तो बस 5 की चिंता करो. 5 के अलावा और कहां क्या हो रहा है उसके बारे में हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो उसी तरीके से आप यहां पे क्या बोलोगे कि भैया मुझे सिर्फ k1 की जो कंडीशंस थी बस वही फॉलो करनी है. k2 से मुझे कोई मतलब नहीं है. तो इसी का एक सब केस ये हो गया कि a इंटू एफ k1, ठीक है, कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. एफ k2 से मुझे मतलब नहीं, छोड़ दो. उसके बाद d कैसा था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. और यहां पे भी आप k2 वाली चीज छोड़ दो. क्या बना आपके पास कि k1 शुड बी लेस देन माइनस b बाई 2a. ये बात ठीक है. सारी बातें यही कवर हो गई ना. इसमें तो कुछ और कंडीशन बची ही नहीं. ठीक. सेकेंड, इफ both roots are less than k2. अगर ऐसा बता दिया जाए कि दोनों रूट्स हमारे k2 से छोटे हैं, तो k2 से छोटे हैं तो आप बस k1 को छोड़ दो. इस बार सिर्फ k2 की चिंता करो. तो k2 में आपके पास क्या क्या है? a इंटू एफ ऑफ k2 शुड बी पॉजिटिव. और क्या है? एक है आपके पास d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और क्या है आपके पास? माइनस b बाई 2a इज लेस देन k2. ठीक है, ये तीन कंडीशंस बस आपकी रिक्वायर्ड हैं. आपने जहां जहां k1 दिख रहा था आपने k1 को हटा दिया. बाकी जो चीजें बची हुई थी वही आपका सब केस बना देंगी. तो अगर आप ये केस समझ पाए हैं, ठीक है, तो इन दोनों में आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. आप सीधा सीधा यहीं से आप उन कंडीशंस को भी बना सकते हो. ठीक है, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है. तो बस बात यह है कि आप एक लैंग्वेज को ध्यान से देखें. ठीक है, लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से देखें तो जनरल जो क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट लेवल मतलब इजी जो क्वेश्चंस हैं या फिर कंसेप्चुअल लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो ओवरऑल ब्रॉडली कहा जाए तो सिर्फ दो केसेस हैं. पहला केस k लाइज इन बिटवीन रूट्स, वो आपको मैंने बता दिया. a इंटू एफ ऑफ k1 k लाइज इन बिटवीन रूट्स के लिए a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0. उसमें हमें कुछ और नहीं चाहिए. और दूसरा कि अगर k1 और k2 के बीच में दोनों रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? a इंटू एफ k1 पॉजिटिव, a इंटू एफ k2 पॉजिटिव. लेकिन ये बात सफिशिएंट नहीं थी ये बताने के लिए कि d हमारा कैसा है. तो हमें ये भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और फिर ये ऐसी सिचुएशन भी हो सकती थी और इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया? माइनस b बाई 2a लाइज इन बिटवीन k1 एंड k2. आप चाहो तो सेम जो चीजें यहां पे बन रही हैं वो चीज यहां पे भी फील कर सकते हो. ठीक है, तो और उसी की ये दो सब केसेस थे. तो इन सब केसेस को आप अलग से बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. आप इनके बारे में केवल फोकस करो. इनमें से k1 या k2 में से कोई एक अगर प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स कंडीशन सिर्फ उसी पे लगानी पड़ेगी. ठीक है, और इसीलिए ये दो सब केसेस उसमें से बन गए. ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं. इसमें मैंने 4-5 पार्ट्स किए हैं सर. ठीक है, सो दैट काफी सारे पोर्शंस अपन क्लियर कर पाए. ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम लेंगे. ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के 5 एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझने वाले हैं. हम और भी एग्जांपल्स लेंगे. लेकिन सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें अलग अलग कंडीशंस को एक साथ हम ऑब्जर्व कर पाए उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो क्या कहा गया है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और m हमें उसमें एक पैरामीटर दिया गया. ठीक है, पहला केस पूछा जा रहा है कि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो फाइंड m. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आप सभी आसानी से कर सकते हो. ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करो पहले फर्स्ट पार्ट को. फर्स्ट पार्ट में कोई खास दिक्कत नहीं है. फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन. अभी जस्ट आपने क्वेश्चन किया था, उसमें क्या कहा था आपने? a इंटू एफ ऑफ 0 कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन कहने का मतलब है कि हमारा 0 जो है वो लाइज इन बिटवीन द रूट्स. तो a इंटू एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा? जरा देखो, लीडिंग कोफिशिएंट 1 था, एफ ऑफ 0 कितना आया? m आया, तो नेगेटिव. तो इसका मतलब m लेस देन 0. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. ये हमारे पास कंडीशन हो गई. मतलब m के लिए हम लिख सकते हैं सीधा माइनस इन्फिनिटी से 0. ध्यान रहे, फिर से मैं कह रहा हूं, इस पर्टिकुलर केस में हमें किसी भी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी. ये हमारा सफिशिएंट था. फिर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट में क्या कहा गया?
सेकेंड पार्ट थोड़ा और आसान है, लेकिन ध्यान देना चाहिए, कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं। क्या होता है? रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। बताओ क्या कंडीशन लगानी चाहिए? रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। सोच के बताना है खुद से, बहुत ज्यादा सोचने की भी बात नहीं है। क्या है रिजल्ट, क्या आएगा वो अब मैं बता रहा हूं। आप ये देखोगे कि एक रूट अगर +5 है तो दूसरा कैसा होगा? -5। ठीक, तो अगर एक रूट +5 है, दूसरा रूट -5 है, तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स कितना रहा होगा? 0। तो अगर रूट्स का सम 0 है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या है आपके पास? अल्फा प्लस बीटा तो m-3 था, तो इसका मतलब m = 3, और आप कह देंगे m = 3 हमारा करेक्ट आंसर है। बात गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि रूट्स आर, अभी तो आपने कहा कि इन दोनों रूट्स का सम 0 है, बस इतनी बात यहां से आई है। ठीक है, यहां से तो इतना हुआ भी कि रूट्स का सम 0 है। ठीक, लेकिन ये बात तो आई ही नहीं अभी कि आप रूट्स को एग्जिस्ट करा रहे हैं कि दो इमेजिनरी चीजों का सम 0 हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो इमेजिनरी चीजों का सम 0 हो जाए। ठीक है, आप खुद से समझ सकते हो। यहां पे अगर आप m को 3 रखोगे तो क्या आएगा? देख सकते हो, x² + 3 = 0। इसके रूट्स तो रियल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना था? रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन के साथ, सॉरी अगर आप इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो रूट्स को हम रियल रूट्स की ही केवल बात कर रहे हैं। ठीक है, रूट्स हमारे रियल होने चाहिए। ठीक, रूट्स आर रियल इक्वल एंड इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन के साथ मैं ये भी बोल देता हूं एंड रियल। ठीक है, ये भी आपका एक टर्म है और आगे ऐड कर दे रहा हूं। ठीक, तो आपकी m की वैल्यू 3 जो हो रही है उस समय रूट्स कैसे हो जा रहे हैं? इमेजिनरी हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब m = 3 आपके काम का नहीं है। आप यहां से भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते थे कि भाई ठीक है, सम ऑफ रूट्स 0 होगा, लेकिन एक चीज तो और होनी चाहिए ना, यही वाली a × f0 तो निगेटिव होना चाहिए, 0 तो बीच में आना चाहिए। और अगर 0 बीच में आने की कंडीशन आप डालोगे तो क्या आ रहा था? m नेगेटिव। अब देखो आप, यहां आ रहा है m = 3, यहां आ रहा है कि m नेगेटिव, तो ऐसा तो m एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो m = 3 आपके रूट्स को कैसा कर दे रहा था? इमेजिनरी कर दे रहा था। ठीक है, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ये चीज ही ध्यान रखनी है। आप ये अल्फा प्लस बीटा = 0 हर कोई कर देता है, लेकिन उसको यहां पे जाकर के चेक करना भी उतना ही जरूरी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मिस्टेक हो जाती है लोगों की। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जब हमसे कहा जा रहा है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो आप सम को 0 करिए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साथ में ये भी कंडीशन लगाइए कि 0 लाइज इन बिटवीन रूट्स। फिर हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या कहा गया? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का अगर हम मैथमेटिकली मतलब कहें तो क्या होगा? बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है? बोथ रूट्स ग्रेटर देन, ठीक है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0, यही चाहते हैं हम। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या क्या थी जरा बताओ। आप ग्राफिकली देख सकते हो इसको, कैसा है कर्व, अपवर्ड पैराबोला है ना। दोनों रूट्स हमें कैसे चाहिए? 0 से बड़े चाहिए। तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे ऐसी कंडीशन ना कुछ। तो देखो क्या क्या देखते थे? a × f देखते थे। अगर आपको नहीं याद है तो कम से कम ये तो याद रखिए कि मतलब टर्म्स कौन कौन से यूज करते थे। a × f आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और क्या यूज करते थे? और यूज करते थे कि भाई ये d को पॉजिटिव करना तो यहां जरूरी पड़ेगा, d ≥ 0। ठीक है, और क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? ये भी लगाना पड़ेगा वर्टेक्स वाली कंडीशन, -p/2 है, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो 0 से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों कंडीशंस आप लिखिए कि ये तीनों का मीनिंग क्या है और तीनों इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप देखें a × f, तो a आपका कैसा था? 1 था, है ना। पहली पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, पहली इनइक्वालिटी a × f 0 पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट 1, f ऑफ k क्या है आपका? 0 की बात की जा रही है ना, तो यहां पे भी मैं 0 ही रख दे रहा हूं। ठीक है, 0 से बड़ा है, मतलब आप k1 k2 वाली कंडीशन तो लिखे ही हो ना, जो सब केसेस थे लास्ट में। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k1, तो k1 की जगह आपका क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो आपने a × f0 को पॉजिटिव करना था, a आपका 1 था, f0 आपका कितना था? m, और इसको कैसा होना था? पॉजिटिव। एक कंडीशन यहां से आ गई। ठीक, और क्या कंडीशन है? d ≥ 0, तो यहां पे तो निकालना पड़ेगा। d आपका कितना आता है? m-3 का, ठीक है, इसको मैं, ठीक है, m-3 का होल स्क्वायर -4m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
कितना आ गया, एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि m हमारा माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में है और यूनियन 9 से इंफिनिटी के बीच में भी है। ये हमारा d हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या था, माइनस b बाई 2 है, तो वर्टेक्स का भी देख लो कि माइनस b बाई 2 है क्या सीन क्रिएट कर रहा है। तो माइनस b बाई 2 ने क्या बनाया, m माइनस 3 बाई 2 है ना, माइनस b बाई 2a शुड बी पॉजिटिव, दैट मींस कि m शुड बी ग्रेटर देन 3। अब आपको कैसा m चाहिए, आपको ऐसा m चाहिए जिससे कि ये तीनों कंडीशंस क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। ऐसा m चाहिए जिससे कि ये तीनों चीजें मीट कर जाएं। तो इसका मतलब क्या है, यूनियन या इंटरसेक्शन। ऐसा कॉमन m चाहिए होगा ना, ऐसा कॉमन m चाहिए होगा जिससे पहला भी काम हो जाए, दूसरे का भी काम हो जाए, तीसरे का भी काम हो जाए। ऐसा ही m चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन आप कर सकते हैं क्या, तो नंबर लाइन से आप इसका इंटरसेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो m पॉजिटिव है, यहां पे कहा जा रहा है m शुड बी ग्रेटर देन 3, और नंबर लाइन से अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि ये तीनों कंडीशंस मीट कर रही होंगी। ठीक है, ये हमारा केस हो गया कौन सा, थर्ड केस की हमने बात कर ली। ठीक है, तो आगे अपन इसको हटा करके फिर नेक्स्ट स्लाइड में फोर्थ और फिफ्थ केस के भी डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि कई लोगों को इसमें पॉजिटिव नेगेटिव में डाउट हो रहा होगा कि इसके साथ रियल क्यों नहीं जोड़ा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ दिया फाइनली कि रूट्स आर रियल, तो यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ा। देखो, ऐसा नहीं है कि 1 + 3 आयोटा जो है तुम्हारा पॉजिटिव है और -1 - 3 आयोटा तुम्हारा नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या इमेजिनरी नंबर्स में हमारे पास कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता है, इसीलिए हम उसकी बात यहां पे नहीं करेंगे। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का अपने आप मतलब हो गया कि रूट्स कैसे हैं रियल, बोथ रूट्स नेगेटिव का मतलब हो गया कि रूट्स कैसे हैं नेगेटिव। ठीक है, कोई चीज a b से बड़ा है, ये बात हम केवल तभी कह सकते हैं जबकि उसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो। तो इमेजिनरी वाला डील यहाँ पे नहीं है, आपको सिर्फ रियल के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। आप खुद से सॉल्व करो इसको। सोल्यूशन इसका क्या बनेगा, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होगा a इंटू एफ ऑफ 0। इसको कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, मतलब बोथ रूट्स आर लेस देन 0, यही चाहते हैं ना आप। मैं लिख देता हूं एक बार को, बोथ रूट्स लेस देन 0, आपको यही चाहिए। तो अपन अगर ग्राफ के बारे में देखें ऐसा कुछ, दोनों रूट्स 0 से छोटे हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा कि 0 पे ये वैल्यू कैसी हो चुकी है, पॉजिटिव। तो कंडीशन क्या लगेगी, a इंटू एफ के कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, और क्या देखोगे आप कि ये वर्टेक्स जो है, बच्चा d की भी बात करनी जरूरी है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और क्या बात करनी चाहिए, वर्टेक्स की। वर्टेक्स कैसा है हमारा, -b बाई 2 है, जो कि लेस देन 0 होना चाहिए। अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। एफ के की जगह मैंने 0 रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, -b बाई 2 है, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो कैसा होगा, 0 से पहले ही आएगा। ठीक, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। a इंटू एफ ऑफ 0 का मतलब हुआ m, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन d है, d मैंने वैसे लिखा था, फिर से निकाल लेता हूं, m - 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिला था m बिलोंग्स टू 10m + 9 माइनस इंफिनिटी से 1 और यूनियन 9 से इंफिनिटी, ये आपके पास आ गया। और थर्ड केस की बात करते हैं, -b बाई 2 है, और -b बाई 2 है आपका कितना है, m - 3 बाई 2 है क्या। तो m - 3 बाई 2 को कैसा होना था, नेगेटिव, दैट मींस कि m को कैसा होना था, लेस देन 3। ये आपकी 3 कंडीशंस होगी। अब आपको फिर से ऐसा m चाहिए जिससे कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए, मतलब इन तीनों केसेस का इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन क्या आएगा, नंबर लाइन से आप लो, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, क्या आएगा, 0 से बड़ा, 3 से छोटा, 1 से छोटा, तो यही आना चाहिए m लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट के लिए, जबकि बोथ रूट्स कैसे हैं, नेगेटिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन फिर लेते हैं ये फिफ्थ केस, एटलीस्ट 1 रूट इज पॉजिटिव। और वो स्टार्ट करने के पहले इवन मैं आपसे एक चीज फिर से बता देता हूं कि आपको पहले भी सेट्स के टाइम पे ही बोला गया कि जब भी कहीं आप एटलीस्ट वगैरह देखिए तो पहले उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो अगली स्लाइड के पहले आप वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, इस फिफ्थ पार्ट को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और इस बात पे ध्यान दीजिएगा एटलीस्ट वर्ड का क्या इफेक्ट आने वाला है।
तो ये फिफ्थ पार्ट, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, मैंने पहले ही कहा एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट कीजिए। तो एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव, या फिर ऐसा हो जाए कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, यही चाहिए। ठीक है, तो फिफ्थ के दो केसेस हो गए। दो केसेस क्या क्या हुए, पहले दोनों केसेस अलग अलग लिख लिए। क्या, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स पॉजिटिव। ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव एंड बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। क्या क्या इफेक्ट आएगा, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव कहीं किया है क्या क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव इसमें कहीं देखो, कहीं पे ऐसा है क्या एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव, किसी ऑप्शन में ये पार्ट इंक्लूडेड है। इस बात का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन रूट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव है। इस बात का मतलब क्या हो गया, यहां लैंग्वेज में उलझाया जा सकता है आपको अलग अलग तरीके से, बट आपको थोड़ा सा सेंस यहां पे यूज करना है, लैंग्वेज को डिकोड करना है अपने काम के लिए। ठीक है, चीजें आपको लिमिटेड ही पता है, आपको बस जो लैंग्वेज लिखी गई है आपको ये समझना है कि वो एक्चुअली किस सिचुएशन को मीन करती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा रूट कैसा है, नेगेटिव है, या फिर दूसरा रूट जीरो हो सकता है, ये एक सिचुएशन और हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं केस वन की बात करूं, केस वन मतलब मेरा ये है, केस वन की बात करूं तो इसका मतलब हो गया कि वन रूट पॉजिटिव, ठीक है, वन रूट पॉजिटिव, अदर रूट निगेटिव और जीरो, या तो अदर मतलब दोनों अपोजिट साइन के हैं, या तो एक रूट जीरो था और दूसरा रूट क्या था, दूसरा रूट पॉजिटिव था, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं पहले इस केस की बात करता हूं। ठीक है, इसमें भी एक तरीके से आपको दो पार्ट्स हो गए। ठीक है, यही सब ध्यान से सुनना है, वन रूट पॉजिटिव, अदर रूट निगेटिव, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, वन रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट जीरो। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें भी मैंने कहा व्हेन वन रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट निगेटिव, ये कहीं पे कर चुके हैं शायद अपन, पहले वाले केस में यही था ना, एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा रूट कैसा है, नेगेटिव, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं। तो इसका मतलब कि हम यहां से क्या लिखेंगे, ये पहले वाले केस का आपके पास जो भी करेक्ट आंसर आया था वो अपन रख देंगे एज इट इज। ठीक है, वो क्या आंसर आया था, आंसर ये आया रहा होगा उस पे कि m आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से आपके पास आया हुआ है पहले केस का आंसर, और वो क्या था, m नेगेटिव। ठीक है, फिर दूसरा बात करते हैं, यहां पे क्या है, वन रूट पॉजिटिव। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को करने में थोड़ा समय लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं, समय दो, सही तरीके से करो, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, वन रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट जीरो, ये भी हो सकता है, एक रूट पॉजिटिव है दूसरा रूट कैसा है, जीरो है। तो एक रूट पॉजिटिव दूसरा रूट जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, देख लेते हैं। अगर जीरो इसका रूट होगा तो हमें लोकेशन लगाने की जरूरत है क्या, अपन सीधा कहेंगे भाई जीरो इसको सेटिस्फाई करता है। अगर उस सिचुएशन को समझने का कोशिश करते हैं कि जब जीरो इसका रूट है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अदर रूट कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ऐसे समझ ले। जीरो जब इसका रूट है, इस तरीके की चीजें काम आएंगी, ध्यान से सुनना। इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैंने कैसे इंटरप्रेट किया, अगर जीरो इसका रूट है तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि अदर रूट पॉजिटिव हो जाए। तो जीरो इसका रूट है, यहां से क्या बात पता चली, जीरो को सेटिस्फाई कराया, जीरो को सेटिस्फाई कराया तो जीरो प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, मतलब किस सिचुएशन की बात की जा रही है, एम इक्वल टू जीरो की। ठीक है, अच्छा एम इक्वल टू जीरो अगर लेते हैं तो यहां पे क्या लिखा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब हुआ कि रूट्स क्या हो जाएंगे, एक रूट तो जीरो होगा लेकिन अदर रूट क्या आ गया, -3। समझ में आई कुछ बात, जब एक रूट जीरो है तो दूसरे रूट को क्या होना पड़ रहा है, -3 होना पड़ रहा है। एक रूट अगर जीरो है तो दूसरा रूट क्या हुआ हमारा, स्पेसिफिकली -3 ही हुआ, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये बात ठीक थी। तो इसका मतलब m इक्वल टू जीरो वाला केस अपन रिजेक्ट कर लें, क्योंकि m इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। m इक्वल टू जीरो अपने काम का क्यों नहीं है, क्योंकि इसने एक रूट तो जीरो बनाया लेकिन दूसरे रूट को कैसा कर दिया, नेगेटिव। हमें क्या चाहिए था, एक वो रूट कैसा चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। ये जो -3 आया इसकी जगह +3 आता तो अपना काम बन जाता, हम जीरो को इंक्लूड कर लेते आंसर में, लेकिन अभी हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते और सिर्फ यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पूरे केस का कहूं तो इस पूरे केस में सिर्फ यही करेक्ट आंसर होगा। ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो सकता था लेकिन इसको रिजेक्ट करना पड़ा हमें। क्यों करना पड़ा, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास
फाइनली आंसर क्या आया इस पूरे केस का m लेस देन 0। ठीक, और केस 2 ये तो आपने अभी किया। केस 2 क्या था, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो आप तो जस्ट ये हो ना बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब मुझे वो ध्यान नहीं है, आप उसको कल देख लेना कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव के लिए आपके पास करेक्ट आंसर क्या आया हुआ है। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों केसेस का क्या करना होगा, यहां से कुछ रिजल्ट आया, यहां से कुछ रिजल्ट आया, दोनों आंसर्स का आपको क्या करना है, यूनियन या इंटरसेक्शन। तो आप खुद से थोड़ा समय लगाओ, वही बात फिर से है कि मैथ्स की जगह आप हिंदी इंग्लिश में समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। क्या आप समझने का ट्राई करोगे, आपको ये दिखेगा कि भाई केस 1 हो जाए तो भी ठीक है, केस 2 हो जाए तो भी ठीक है, इसमें भी हमारा कोई नुकसान नहीं था और इसमें भी हमारा कोई नुकसान नहीं था। हमने पहले ही कहा ना, इसमें दोनों चीजें ठीक है, ये हो जाए तो भी ठीक, ये हो जाए तो भी ठीक। तो अगर दोनों से हमारा काम चल सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। हमें या तो ये हो गया तो भी अपन खुश है, ये भी हो गया तो भी अपन खुश है, अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आप कह लीजिए m लेस देन 0 और थर्ड पार्ट का जो भी आंसर आया है उनका यूनियन, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये एटलीस्ट वाली बात आपको समझ में आई होगी, खास करके इस तरीके के क्वेश्चंस और भी पूछे जाएंगे। एक ये वाली बात आप थोड़ा सा इस एटलीस्ट वाली बात को किस तरीके से डिकोड कर रहे हैं, इसको आप एक बार को ध्यान से देखिएगा। और दूसरी चीज ये कि 0 वाले जो केस था उसको हमने कैसे कंफर्मेशन किया है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये दो चीजें अगर आप ध्यान से देते हैं तो आगे के जो अच्छे क्वेश्चंस हम इस टॉपिक से रिलेटेड लेने वाले हैं, जहां आम जनता को दिक्कत होती है वहां आपको दिक्कत कम होगी। ठीक है, तो आप देखिए अभी तक हमने एक पर्टिकुलर टाइप के 2 केसेस देखे और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, अभी हम और भी क्वेश्चंस आगे लेने वाले हैं, बट उसके पहले 1-2 पॉइंट्स जो हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम वापस से यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं। आपको अगर याद हो तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस दिन हमने वो पर्टिकुलरली थ्योरी आपने एक तरीके से पढ़ी थी, उसके जस्ट नेक्स्ट डे हमने जो लेक्चर मतलब स्टार्ट किया, तो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास इस तरीके का एक क्वेश्चन था कि which of these expression surely suggest कि equation will have exactly real roots। ठीक है, equation will have real roots। ax² + bx + c के लिए था a × a + b + c नेगेटिव, और इस तरीके के हमने क्वेश्चंस किए थे। अगर आपको ध्यान हो तो, अगर नहीं ध्यान है तो आप वापस से एक बार फिर से उस वाले पार्ट को आप डिस्कस कर लीजिए, एक बार को उसके पन्ने पलट लीजिए आप अपने नोट्स के। ठीक है, क्योंकि वहां से अब हम आगे रेफरेंस लेने वाले हैं। वहां पे हमने कुछ थ्योरी भी डेवलप करी थी और हमने कहा था कि इन क्वेश्चंस का जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, नए क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, अगर आपको ध्यान हो तो वहां पे 2 चीजें हमने लिखी थी। एक चीज हमने लिखी थी कि इफ f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 है, अगर f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 है तो इसका मतलब होगा कि fx इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है, will have exactly one real root, exactly one real root in between k1 and k2, k1 and k2। वहां पे शायद हमने इस तरीके का लिखा था इसी चीज को कि if fk1 into fk2 is less than 0 दैट मीन्स कि पक्का रूट्स कैसे रहे होंगे, रियल रहे होंगे। हमने यही लिखा था क्वाड्रेटिक साइन वगैरह डिस्कस करते हुए वहां पे। ठीक है, किस दिन की बात मैं कर रहा हूं, हमने क्वाड्रेटिक के मतलब साइन चेक किए थे। क्वाड्रेटिक का साइन चेक करने के बाद वो जो थियरी था वो उस दिन एंड हो गया था। नेक्स्ट डे जब हमने उस पर एक क्वेश्चन लिया था जहां पे हमने 2-3 टाइप के साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स लिए थे, तो वहां पे हमने जो पहला एग्जांपल था उसमें इसी तरीके का था जिसमें हमने कुछ थियरी डेवलप कर रखी थी। उसी में से एक पॉइंट था कि अगर हमारे पास fk1 इंटू fk2 लेस देन 0 है तो हम बोल देते हैं कि fx इक्वल टू 0 विल हैव रियल रूट्स, हमने ये बोला था। अब यहां पे हम थोड़ा सा पॉइंट उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं कि वो रियल रूट जो होगा वो कहां लाई करेगा, एक ही रियल रूट होगा, मतलब रूट्स तो दोनों रियल होंगे लेकिन पक्का एक रियल रूट कहां लाई कर रहा होगा, k1 और k2 के बीच में। इस चीज को सही बताने के लिए हमने क्या सोचा था, हमने ये कहा था कि अगर मान लीजिए कि k1 ये है और k2 ये है, fk1 इंटू fk2 का नेगेटिव होना क्या सजेस्ट करता है कि एक k1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ का पॉइंट अगर एक्सिस के ऊपर था, मतलब f ऑफ k1 अगर पॉजिटिव था तो f ऑफ k2 को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है, f ऑफ k1 पॉजिटिव था अगर तो f ऑफ k2 को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, ठीक है, तो बीच में एक्सिस को क्रॉस करना ही पड़ेगा।
और अगर एक्सिस क्रॉस होगी तो हमने बोल दिया था कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ये बात ठीक है, इतनी बात आपको याद है। अगर ये चीज आपको ध्यान में है तो हम ये भी बोल सकते हैं ना यहां से कि K1 और K2 के बीच में एक्सिस एक ही बार क्रॉस हुई होगी, क्योंकि आप खुद सोचो अगर 2 बार क्रॉस होने लग गई तब तो K2 पे भी फिर कहां चला जाएगा, ऊपर निकल जाएगा ना भाई। अगर मान लो ऐसा तुम सोचो कि K1 और K2 के बीच में ही दोनों रूट्स लाई करने लगे, तो सोचो f ऑफ K1 और f ऑफ K2 दोनों ही कैसे हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये केस नहीं है यहाँ पे यही वाला केस है कि अगर fk1 इंटू fk2 हमारा नेगेटिव है तो हमारे पास अगर fk1 पॉजिटिव था तो fk2 नेगेटिव होगा, और इसका मतलब कि एक्सिस बीच में एक बार क्रॉस होगी ही होगी, और एग्जैक्टली एक ही बार क्रॉस होगी, एक से ज्यादा क्रॉस नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक के लिए ऑफ कोर्स हम ये सारी बातें कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन रियल रूट इन बिटवीन K1 एंड K2, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और इसी तरीके का एक और स्टेटमेंट हमने लिखा था, वो क्या था, इफ f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 इज पॉजिटिव, तो हमने कहा था ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि K1 और K2 दोनों पे ही वैल्यू कैसी रही, पॉजिटिव रही, हो सकता है ग्राफ ऐसे ही निकल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि K1 और K2 इधर कहीं हो और हमारा fk1 इंटू fk2 तो तब भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर देखें तो ऐसे केसेस में जैसे मान लीजिए आपने K1 यहां पे रखा और K2 यहां पे रखा, तो भी आपका fk1 इंटू fk2 कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आप श्योरली कुछ पता ही नहीं सकते थे रूट्स के बारे में। रूट्स एक भी हो सकता था, दो भी, सॉरी मतलब रूट्स नो रूट्स भी हो सकते थे और दोनों रूट्स भी लाई कर सकते थे। इसलिए हमें इसके बेसिस पे कुछ भी काम का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। अपन ने इसको लिखा भी था, ठीक है, इफ fk1 इंटू fk2 इज ग्रेटर देन 0 इट सजेस्ट कि fx इक्वल टू 0 मे हैव रियल रूट्स, ठीक है, मे हैव रियल रूट्स और मे हैव इमेजिनरी रूट्स। इसके बारे में हम कुछ भी श्योरली नहीं कह पाते हैं, तो ये हमारे काम की बात नहीं है। लेकिन ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 अगर लेस देन 0 है तो k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही। तो इसी टॉपिक पे हमने अपना एक दो क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, आप देखिए उससे पहले इन क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चन को खास करके अभी आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वही काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज बिटवीन 1 and 2 देन फाइंड लैम्डा। ठीक है, एग्जैक्टली एक रूट हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसमें आप थोड़ा सा देखिएगा एक चीज को, इस तरीके का कंफ्यूजन मत समझिएगा। एक तो ये स्टेटमेंट था हमारा केस 1, अगर देखें लोकेशन ऑफ रूट्स का, तो वो ये था कि कोई नंबर रूट्स के बीच में लाई करता है, वो अलग केस था। यहां क्या है, दो नंबर्स के बीच में एक रूट लाई करता है, जिसकी थियरी अभी हमने लिखी है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में एग्जैक्टली एक रूट अगर लाई करता है तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर K1 और K2 के बीच में कोई एग्जैक्टली एक रूट एग्जिस्ट करता है, विच मींस कि fk1 इंटू fk2 शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो यही थियरी हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपको इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, देखिए ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा के बीच में K एग्जिस्ट करता है, नहीं, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, K1 और K2 के बीच में अल्फा एग्जिस्ट करता है, इसकी बात की गई है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में रूट एग्जिस्ट करता है, इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो दो नंबर्स क्या है, 1 और 2, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि f1 इंटू f2 शुड बी नेगेटिव। f1 की वैल्यू कितनी हो गई, f1 की वैल्यू हो गई आपके पास लैम्डा -12, और f2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैम्डा -16 लेस देन 0। आपके पास लैम्डा की वैल्यूज कहां से कहां के बीच में आ रही हैं, 12 से 16 के बीच में, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत आसान सी थियरी है। ठीक है, क्या कि K1 और K2 के बीच में अगर कोई रूट एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली एक रूट अगर एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे fk1 इंटू fk2 लेस देन 0। fk1 इंटू fk2 ग्रेटर देन 0, ये आपको कभी लगाने की सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम कुछ श्योरली नहीं कह पाते थे, उसमें दिक्कत हो जाती थी ना। कभी ऐसा होता था कि भाई दोनों रूट्स एग्जिस्ट करें, हो सकता था कि दोनों रूट एग्जिस्ट ना करें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से इस क्वेश्चन पे। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब काफी ज्यादा काम आते हैं। आगे भी जिस तरीके का ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इस तरीके के एक्सप्रेशन अलग चैप्टर्स में भी यूज किए जाएंगे। तो आप वही काम, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है,
इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना होता है, सोल्यूशन ही पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं अब। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप देखिए एक्सप्रेशंस में आपको पता है कि भाई आप इसमें कोई कैलकुलेशन करने जाओगे उलझ जाओगे, तो सिंपल सी बात है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं हमें ए बी सी डी, इन्हीं से हमें अपना काम चलाना है, ठीक है। ए बी सी डी मतलब एक्स की जगह पे इन्हीं को रख करके कुछ करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये एफ एक्स था, ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी और एक्स माइनस डी, तो हमें अगर एफ ए मान लीजिए निकालना हो, तो एफ ए ने इस पूरे टर्म को जीरो बना दिया, क्योंकि यहां ए माइनस ए बन गया, बचा क्या हमारे पास बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस डी। तो आप देखिए इसका साइन कैसा है, अगर आप ऑब्जर्व करें इस इनइक्वालिटी के लिए, ये कॉम्बिनेशन जब भी दिखे ना इस तरीके का, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, ये इनइक्वालिटी, तो आप समझ जाइए कि ये ए बी सी डी को ही यूज करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हम क्वेश्चन में, ठीक है। तो एफ ए की वैल्यू कितनी है, बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी। आप देखिए ए माइनस बी कैसा था निगेटिव, ए माइनस डी कैसा था निगेटिव, दोनों मिलकर कैसे हो गए पॉजिटिव, और बी खुद कैसा रहा पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है, कह सकते हैं। और एफ बी की बात करते हैं अब, एफ बी कैसा होगा, एफ बी पे आप देखिए ये वाला टर्म जीरो बचा इधर, तो इधर हमारे पास आया एफ बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। तो आप देखेंगे बी माइनस ए कैसा है, बी माइनस ए हमारा पॉजिटिव है और बी माइनस सी कैसा है हमारा नेगेटिव है ना, बी माइनस सी नेगेटिव है, बी माइनस ए पॉजिटिव है। तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव, तो ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर एफ सी की बात कर लेते हैं, एफ सी में क्या है, सी के लिए अगर आप पुट करेंगे एक्स, तो आप देखिए क्या आएगा, ये वाला टर्म जीरो, इधर बचेगा हमारे पास c इंटू सी माइनस बी, सी माइनस डी। ये क्यों पॉजिटिव निगेटिव चेक कर रहे हैं वो चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगी। c इंटू सी माइनस बी, सी माइनस डी, c आपका पॉजिटिव है, c माइनस बी कैसा है पॉजिटिव है, c माइनस डी लेकिन कैसा था निगेटिव है, तो ये ओवरऑल अभी भी कैसा रहेगा नेगेटिव। और f ऑफ d की बात करें तो वहां आपके पास ये टर्म जीरो हो गई, इधर से बचा आपका a इंटू डी माइनस ए इंटू डी माइनस सी, डी माइनस ए आपका पॉजिटिव है, डी माइनस सी पॉजिटिव है, a भी कैसा है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए रिजल्ट क्या बना यहां से, आप यहां से क्या डिडक्शंस कर सकते हैं, आप डिडक्शंस क्या कर सकते हैं कि देखिए एफ ए और एफ बी के साइन अपोजिट है, मतलब कहा जा सकता है कि एफ ए इंटू एफ बी के बारे में हम पता है ना हमें कि ये निगेटिव है, तो अगर एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट निगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, कह सकते हैं। और इसी तरीके से आप देखिए एफ सी और एफ डी का प्रोडक्ट भी निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वन रूट लाइज बिटवीन सी एंड डी, तो एक रूट ए बी के बीच में है, एक रूट क्या है सी डी के बीच में है, इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक के ये एफ एक्स इक्वल टू जीरो के दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते ही हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। ए बी पहले आ रहा था, मतलब ऐसा कुछ रहा होगा ना कि ए बी सी डी है ना, तो एक रूट इधर कहीं और दूसरा रूट इधर कहीं, ऐसा कुछ सीन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी एक्सप्रेशन हो बहुत कॉमनली यूज किया जाएगा, हर चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं, तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे सिचुएशन में आपके पास यही एबीसीडी जो दिख रहे हैं यही काम के हैं, इन्हीं को सब्स्टिट्यूट करिए और इनके हिसाब से कुछ डिडक्शंस कीजिए। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन एक और है इसी टॉपिक से रिलेटेड, आप एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ एबीसी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज नॉन जीरो, अल्फा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड बीटा इज रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। Then prove that a square x square plus 2bx plus 2c equal to 0 has a root gamma lying between alpha and beta। हमें क्या प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन का एक रूट है जो अल्फा और बीटा के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन में मेनली फोकस क्या करना है कि आप इन इंफॉर्मेशंस को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आगे आप खुद से सॉल्व करें क्वेश्चन को, मैं सोल्यूशन कंटिन्यू करता हूं। इसका आप देखिए, आपको ये चीज बोल दी गई हैज अ रूट गामा लाइन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये बात हमें प्रूव करनी है,
ठीक है, एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा शुड बी नेगेटिव। अब देखिए एफ अल्फा का मतलब क्या होगा, एफ अल्फा का मतलब ही होगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c, और बीटा को आप रखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा प्लस 2c, यही बनेगा। आपको दिखाना है कि इनका प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। क्या करें, अब आप सोचिए कि ये वाली टर्म्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। आपके पास अभी तक अनयूज्ड इंफॉर्मेशन है ये और ये स्टेटमेंट, ठीक है, कैसे इसको यूज करेंगे। तो फिर से वही चीज, हमें पता है कि अल्फा इसका एक रूट है, आपको देख करके पता चलना चाहिए कि हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं यहां पे कि इसको सेटिस्फाई किया जाएगा। मतलब ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इक्वल टू 0, ये दोनों बातें सही रहेंगी। ये बात आपको पता लग रही है क्या, ये तो ठीक है, ये इतना लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा, क्योंकि कुछ इसी तरीके का एक्सप्रेशन यहां पे भी जनरेट हो रहा था। अब आप देखो अगर तो 2b अल्फा प्लस 2c को क्या लिख सकते हो भाई, हमें क्या चाहिए, ये स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म रहेंगी तो हम साइन के बारे में कमेंट कर पाएंगे, लेकिन अब b अल्फा प्लस c के बारे में क्या ही कमेंट करेंगे। तो अपन ट्राई करते हैं पहले b अल्फा प्लस c, b बीटा प्लस c इनको हटाने का। तो आपको यहां से क्या पता चलेगा, इनसे आपको पता चला कि b अल्फा प्लस सी आपका कितना है, माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के बराबर है, और b बीटा प्लस सी कितना है आपका, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर है। इन दोनों को इन दोनों जगहों पे रख दिया जाए तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी अल्फा प्लस सी इज माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर के साथ क्या बनेगा, बी बीटा प्लस सी, और वो कितना है, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आया माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहां से आपके पास आया 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आप देखो बता सकते हो क्या भाई, माइनस 3a की पावर 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो गई, सब पॉजिटिव हो गए एक्सेप्ट दिस माइनस साइन। तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा हो गया, हमने प्रूव कर लिया कि ये लेस देन 0 है। आपको क्या यूज करना था, इन दोनों इंफॉर्मेशंस को यूज करना था। आपको पहले तो दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई यही करना है, जो भी कुछ करना पड़े लेकिन ले आना ही है। तो आपने लिखा, अब आपको दिक्कत हुई कि भाई ये इसके बारे में कैसे बताएं, इसके बारे में तो पता है, इसके बारे में तो पता है पॉजिटिव है, लेकिन इनका क्या करना है। तो इसीलिए हमने इसको जनरेट किया, ठीक। और काफी सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाले एक्सप्रेशंस काफी सिमिलर टाइप के। तो हमारे लिए ये चीज थोड़ा सा चमकना आसान हो गया कि बी अल्फा प्लस सी को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके हटा दो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के टर्म में, और सिमिलरली बी बीटा प्लस सी को ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर के टर्म में रिप्लेस कर दो। यहां से हमारे पास सब स्क्वायर्स वगैरह बन गए, एक माइनस साइन आ गया, ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात प्रूव हो गई कि एक रूट गामा तो रहा होगा जो कि अल्फा और बीटा के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन, और क्या कहा जा रहा है इसमें, 4x स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू r। ये एक क्वाड्रेटिक है, फाइंड अल्फा फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन 0 to हाफ। पहला केस, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन 0 to हाफ। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को केवल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सोल्यूशन कैसे होगा, बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन जो अभी तक हम लगातार यूज करते आ रहे हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि हमें कहा जा रहा है एक रूट है जो कि 0 और हाफ के बीच में लाई करता है, ये बात हमें दिखानी है। तो अगर रूट 0 और हाफ के बीच में लाई करता है तो हम क्या जानते हैं, f0 इंटू हाफ कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और इसीलिए ये एक्सप्रेशन f0 कितना बनेगा, अल्फा माइनस 2, और f हाफ कितना आएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 2, और ये प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां आएगा आपका अल्फा माइनस 2, और यहां पे क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फा माइनस 2, ठीक है, और इधर आपका नेगेटिव हो गया। यहां पे आपके पास आया 1 माइनस अल्फा प्लस 2, मतलब 3 माइनस अल्फा, और इधर कितना आया, अल्फा माइनस 2 नेगेटिव, ठीक है। तो अल्फा माइनस 2 आप यहां लिखेंगे क्या, अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है, यूनियन 3 से इंफिनिटी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब आप सेकंड पार्ट को सॉल्व कीजिए, खुद से वीडियो पॉज करके ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एटलीस्ट वन रूट लाइज इन 0 to ½ ठीक है, तो आप सॉल्व करिए। अब एटलीस्ट वन रूट लाइज इन बिटवीन 0 to ½ सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, पहले हम क्या बोले थे, एटलीस्ट जब भी हो तो एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट करिए, ठीक है, एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट करो। तो एटलीस्ट के मतलब क्या हुआ, इसके दो केसेस हो गए, एक केस हुआ एग्जैक्टली वन, एक केस हुआ कि एग्जैक्टली वन रूट, ठीक है, और दूसरा केस हो गया हमारा बोथ द रूट्स, ठीक है, यही हो सकता है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या, एग्जैक्टली वन और बोथ द रूट्स। तो एक बार आप इसे पढ़िए, एग्जैक्टली वन, पहले केस को केवल एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन 0 to ½ एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन 0 to ½ यही है ना। तो एग्जैक्टली वन वाले पार्ट का तो आंसर हमें पता है, इसका आंसर यही रहने वाला है, -∞ से 2 और यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये पार्ट के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, हमें क्या कहा जा रहा है, बोथ रूट्स लाई इन 0 to ½ ठीक है, क्या कहा गया, बोथ रूट्स लाई इन 0 to ½ बताइए क्या करेंगे। अगर ऐसी ने ये कहा कि हम ये लगा देते हैं f0 × f½ कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये बात गलत है, क्योंकि वो मे बी की बात करता था, वो ये नहीं कहता था कि इसका मतलब है कि दोनों रूट्स लाई करते ही होंगे, वो कहता था या तो दोनों रूट्स लाई करेंगे या तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट्स इमेजिनरी हो। fk1 × fk2 पॉजिटिव होना कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास प्रॉपर केस 2 था कि बोथ रूट्स लाई इन बिटवीन 0 to ½ यही केस डिस्कस किया था ना। अपवर्ड पैराबोला है, अगर एक बार को बना लें हम तो ऐसा कुछ है कि 0 यहां पे, ½ यहां पे, अल्फा बीटा इनके बीच में लाई करते रहते हैं। क्या करेंगे हम, अपन ये लिखेंगे कि भाई देखिए इस कंडीशन के लिए क्या सिचुएशन होती है, केस 2 की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एक होता है a × fk1 पॉजिटिव, a × fk2 पॉजिटिव, है ना। और क्या होता था, इससे काम नहीं बनता था, इसीलिए d को भी याद करना पड़ता था, d > 0। और उसके अलावा एक वर्टेक्स पे भी कंडीशन होती थी कि -b/2a लाइज इन बिटवीन k1 एंड k2। तो k1 लेस देन -b/2a लेस देन k2, ये बात ठीक है। अब लिखते हैं हम एक एक को। a fk1 का मतलब क्या हुआ, a का मतलब है 4, fk1 मतलब हम लिख लेते हैं इसको 4f ऑफ कितना है ये k1 0 पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, f0 को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। f0 कितना था, α-2 था, तो α-2 पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मींस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। एक कंडीशन अभी सॉल्व हुई, फिर आगे बढ़ते हैं। a × fk2 पॉजिटिव, fk2 कितना है भाई, a तो चलिए 4 ही है, k2 कितना है, ½ पॉजिटिव होना चाहिए, तो x की जगह पे मतलब ½ रखो, कितना आएगा, 4 को मैं हटा ही दे रहा हूं, ठीक है ना, ये 4 हटा ही दे रहा हूं, इसका कोई मतलब तो है नहीं, f ऑफ ½ शुड बी पॉजिटिव। कितना बनेगा, 4 × 1/4 हो जाएगा 1, -4 मतलब 2 टाइम्स α-2, और प्लस क्या होगा, α-2, इसको कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो 1 - α-2 को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यहां से आपके पास आ गया 3 - α, और वो पॉजिटिव है, तो अल्फा की वैल्यू कैसी होगी, अल्फा की वैल्यू होगी लेस देन 3। ये अभी सिर्फ आपकी सेकंड कंडीशन बनी, इससे भी काम नहीं बनता था, हमें क्या चाहिए था, डी भी चाहिए था। डी लिख लीजिए, डी कितना आएगा, डी इस बार आएगा आपका 16 α-2 होल स्क्वायर माइनस 16 α-2, ये डी है आपका, 16 α-2 होल स्क्वायर माइनस 16 α-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या करोगे, 16 हटा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, α-2 को कॉमन ले लिया, बचा आपके पास कितना, α-3 पॉजिटिव, तो अल्फा लेस देन 2 और अल्फा ग्रेटर देन 3, यही आ रहा है। अल्फा -∞ से 2 या फिर मतलब यूनियन, आप क्लब करके लिख लो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, अल्फा बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये आपका थर्ड पार्ट का हो गया, डी का आ गया कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां इक्वालिटी भी थी, सॉरी, तो इक्वालिटी थी तो इन्हें क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता था ना कि दोनों रूट्स कैसे रहे हो, एक ही रहा हो, इक्वल रूट्स हो जाए, ऐसा हो सकता था, तो इसीलिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन हमने लगा रखी है।
फोर्थ पॉइंट क्या है, माइनस बी बाई टू ए लाइज इन बिटवीन K1 एंड K2। तो माइनस बी बाई टू ए का मतलब क्या हुआ, माइनस बी बाई टू ए का मतलब हो गया आपका अल्फा माइनस टू बाई टू। ठीक है, बी कितना है आपका माइनस फोर अल्फा माइनस टू, ए कितना है आपका 4, रख दीजिए माइनस बी बाई टू ए, कितना आएगा यहां पे ही लिख लेता हूं मैं, अल्फा माइनस टू बाई टू, यही होगा माइनस बी बाई टू ए। कहां लाई करता है वो, K1 और K2 के बीच में, तो ये लाइज इन बिटवीन 0 एंड हाफ, है ना। तो अल्फा माइनस टू कहां से कहां गया, 0 से 1 गया, तो अल्फा कहां से कहां तक गया, अल्फा गया आपका 2 से 3 में, है ना। अब आप बताओ हमें क्या करना होगा, इन सभी का यूनियन या इंटरसेक्शन। तो अब तक आपको शायद बात क्लियर हो गई होगी कि इंटरसेक्शन ही करना होगा। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं ये भी कंडीशन हो जाए, ये भी ठीक रहे, ये भी ठीक रहे और ये भी ठीक रहे। तो आप बताइए क्या करेंगे, सभी का इंटरसेक्शन लेंगे। सबका इंटरसेक्शन देखिए कैसा आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बन रहा है। अल्फा ये दोनों सजेस्ट कर रहे हैं 2 से 3 के बीच होना चाहिए, और ये दोनों सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई 2 और 3 के बीच नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया क्वेश्चन, कि मतलब ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये तीनों इनफैक्ट इतना सजेस्ट कर रहे थे कि अल्फा लाइज बिटवीन 2 एंड 3, बट इसने क्या सजेस्ट कर दिया कि उस समय मतलब डी पॉजिटिव रहेगा ही नहीं, है ना। तो अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखो इस चीज को, क्या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉसिबल है क्या, मतलब कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है क्या जो कि इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट कर पाए, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं पॉसिबल है। और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो ये एटलीस्ट वाले केसेस को थोड़ा सा आप ध्यान दिया कीजिए, उसको पहले एग्जैक्टली लिख लीजिए। ठीक है, एग्जैक्टली में आपके पास कुछ आया और बोथ, अच्छा इसमें एग्जैक्टली 1 और बोथ द रूट्स। आपने ये पूरा क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व किया है अभी, बोथ द रूट्स के लिए, है ना। एग्जैक्टली 1 के लिए आपका ये आंसर था। ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये भी हो जाए तब भी ठीक। ये तो आपका अल्फा बिलोंग्स टू 5 किसके लिए आया है, कि बोथ रूट्स लाई इन 0 to हाफ, बोथ रूट्स लाई इन 0 to हाफ, आपको पता चल गया ऐसा कोई अल्फा नहीं है। फिर एग्जैक्टली 1 रूट लाई इन बिटवीन 0 to हाफ, उसके लिए पता चला कि ये वाला अल्फा सुटेबल था। अब इसका और इसका क्या करना होगा, यूनियन। दो अलग अलग केसेस है ना, विद इन द केस तो क्या होता है इंटरसेक्शन, लेकिन दो केसेस के बीच में क्या होता है, यूनियन होता है। अगर आप याद रखते हैं तो भी आपको समझ में आनी चाहिए बात। यहां पे आप इसको हिंदी इंग्लिश में समझते हैं तो ऐसा, ये काम हो गया तब भी ठीक है, ये काम हो गया तब भी ठीक है। ठीक है, ये काम तो कभी हुआ ही नहीं और ये काम कभी कभी हो गया, तो इसका मतलब दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। और दोनों का यूनियन क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, यही रह जाएगा क्योंकि दूसरा क्या है 5 है। तो आंसर हमारा फाइनली इस क्वेश्चन के लिए भी यही रहने वाला है जो फर्स्ट पार्ट के लिए था। नेक्स्ट आपके पास फिर से 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। थ्योरी आपको सारी पता है, सही तरीके से आप इंटरप्रेट करेंगे अगर क्वेश्चन को तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड ए इफ बोथ रूट्स ऑफ a plus 1 into x square minus 2x minus 3 equal to 0 lie in between -1 and 1। ठीक है, -1 और 1 के बीच में हमारे दोनों रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। इस बात के लिए a की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे, आप सीधा ग्राफिकली केस 2 को याद करोगे। क्यों, ये -1 और 1 के बीच में अल्फा और बीटा है, इसी बात को कहा जा रहा है। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, अभी हमने सॉल्व किया, a इंटू एफ ऑफ -1 को कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ 1 को कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, और क्या होना चाहिए था d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी होना चाहिए था। और इसको मैं इधर कर देता हूं, -b/2 कैसा होना चाहिए, वर्टेक्स हमारा -1 और 1 के बीच में, है ना। a इंटू एफ ऑफ -1 देखो कितना आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है a+1, इसको a मत छोड़ देना, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है a+1 है। तो यहां पे क्या आएगा आपका, पहले केस की बात करें a+1 है ना। f ऑफ -1 देखिए कितना है, f ऑफ -1, x की जगह आप -1 रखो, a+1 + 2a -3। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ऐसा कहा जा रहा है। ये पहली कंडीशन है हमारी। तो यहां से बना क्या हमारा a+1 और यहां से बन गया हमारा 3a - 2 और ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए आप देखें तो क्या सोल्यूशन बनेगा, a बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये पहली कंडीशन थी केवल, अभी दूसरी वाली बाकी है। दूसरे वाली पे क्या आएगा,
यहां भी लीडिंग कोफिशिएंट यहां पे रखा जाएगा, ए नहीं है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट कितना था, a+1 था, तो a+1 f1 कितना बनेगा, a+1 माइनस 2a माइनस 3, है ना, ग्रेटर देन 0। तो यहां पे a+1 आ गया आपका, इधर आ गया आपका -a, है ना, और -2 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब a+1 माइनस साइन कॉमन निकाल लें, a+2 बचेगा, और उस माइनस साइन को जब हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगी। तो a कैसा रहा हमारा, -2 से -1 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की। पहले इसी क्वेश्चन को अपन पूरा ही कर लेते हैं, स्पेस तो थोड़ा लेगा ही, ठीक है। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d कितना है हमारा, d मतलब 4a² -4a+1 इंटू -3, यही है, 4a² -4 टाइम्स a+1 इंटू -3, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आगे 4 तो हटा लिया, बाकी बचा क्या, a² + 3a+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही बना रहा हूं क्या मैं, a² + 3 और प्लस a+1, ठीक है, a² + 3a+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। अब आप देखो इसका d कैसा है, निगेटिव है, इसका d खुद में निगेटिव है ना, इसका कोई फैक्टर वैक्टर तो है नहीं, इसका d खुद में कैसा है, निगेटिव है। तो ये ऑलवेज कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है। ये काम तो हम इनइक्वालिटी के टाइम से करते आ रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक कैसा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है। अभी भी हमने थियरी भी पढ़ ली है कि जब लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो तो हम क्या बोलते हैं कि जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसने क्या सजेस्ट किया, इसने सजेस्ट किया a बिलोंग्स टू r। बाकी क्या बच रहा है, -b/2a लाइज इन बिटवीन -1 to 1। -b/2a की वैल्यू कितनी है, -b का मतलब हुआ 2a अपॉन 2 टाइम्स a नहीं है, ये फिर से बोल रहा हूं, ये लीडिंग कोफिशिएंट है, और लीडिंग कोफिशिएंट कितना था, a+1 था। तो आपके पास ये बन गया 2a अपॉन 2 टाइम्स a+1, और ये कहां लाई करता है, -1 और 1 के बीच में। तो 2 कैंसिल आउट, बाकी बचा आपके पास a अपॉन a+1, ये कहां लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, कई लोग तो यहीं पे अटक जाएंगे, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको दो इनइक्वालिटीज में तोड़िएगा, आप इसको अलग सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए, पहले दो को अलग, इन दो को अलग। तो पहले उसी को सॉल्व करते हैं, फिर बताता हूं मैं आगे क्या करना है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, a अपॉन a+1, 1 को इस साइड ले जाइए, +1 ग्रेटर देन 0। और दूसरा क्या सजेस्ट करता है, दूसरा सजेस्ट करता है a अपॉन, चलिए पहले मैं इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस अजीब सा होगा। यहां देखिए a+1 आपने ऊपर भेजा, यहां पे कितना आ गया, 2a+1 अपॉन a+1, ठीक है क्या, 2a+1 अपॉन a+1 ग्रेटर देन 0। आप इसके सोल्यूशन लिख सकते हो, कितने आएंगे इसके सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन शायद आएंगे -∞ से -1 यूनियन -½ से इन्फिनिटी। आ रहे हैं क्या, -∞ से -1 यूनियन -½ से इन्फिनिटी। आप प्रॉपर्ली नंबर लाइन पे ड्रॉ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा हिस्सा भी था, इसने क्या सजेस्ट करना है, ये कह रहा है कि भाई a+1 -1 कैसा होना चाहिए, निगेटिव, ठीक है। तो अच्छा, तो फिर अपन क्या करें, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, एलसीएम, तो a - a -1 अपॉन a+1, ये कैसा चाहिए आपको, निगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब a+1 को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसने सजेस्ट किया कुछ, इसने कुछ सजेस्ट किया। आपको क्या करना है, पहले अगर मैं बात करूं सिर्फ इतनी इनइक्वालिटी की, बाकी क्वेश्चन भूल जाओ, इतनी इनइक्वालिटी की बात करूं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमें ऐसा ये चाहिए कि ये भी हो जाए और ऐसा ये चाहिए जिससे कि ये भी हो जाए, मतलब दोनों का कॉमन ही चाहिए। हमें ऐसा है जिससे ये भी सही रहे और ये भी सही रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं सही देख पा रहा हूं शायद, तो आप देख लीजिए एक बार, ये -∞ से -1 यूनियन -½ से इन्फिनिटी था और a ग्रेटर देन -1, तो ये शायद ऐसा कुछ बनेगा, a ग्रेटर देन -½ ठीक है। ये आपके सिर्फ इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। आप देख सकते हैं अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आप कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। मैंने उतना ज्यादा इसको ध्यान से मतलब
फाइनल आंसर नहीं लिखा है, बट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। a ग्रेटर देन माइनस हाफ, ये मतलब इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हमारे पास कुछ आया। अब देखिए इसने क्या सजेस्ट किया, इसने सजेस्ट किया कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डी हमेशा ही कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि भाई ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक बन गया जो कि हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब ए पे यहां से कोई कंडीशन नहीं आई। बाकी दो कंडीशंस हमारे पास यहां से थी, हमें क्या करना होगा, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, इसने तो खैर कोई कंडीशन दी नहीं, अदरवाइज ये भी क्या हो जाता, थर्ड कंडीशन, और ये रहा हमारा इफेक्टिवली थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो मतलब अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करने में पहले तो आप लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं सही से, और उसके बाद कंडीशंस आप सही लगा रहे हैं, और उसके बाद अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आपने कहीं भी गलत की तो पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, ठीक है। फाइनली इंटरसेक्शन भी लेना है उनका, कहीं यूनियन लेना है, कभी इंटरसेक्शन भी लेना है, आपने उसमें भी गलती की तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक एक करके ध्यान में रहने चाहिए, तभी आप पूरा मार्क्स इसमें स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैं एक बार इसको आपको बोल देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा ये आप देख लीजिए एक चीज, मैंने अपवर्ड पैराबोला बना दिया है, उसका ये मतलब नहीं है कि अपवर्ड पैराबोला ही रहा होगा, क्योंकि जो कंडीशन मैंने लिखी है वो तो मैंने कंबाइंड मतलब कंडीशंस लिखी है ना, a इंटू एफ के पॉजिटिव, a इंटू एफ के टू पॉजिटिव, ये तो दोनों के लिए ट्रू होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों के लिए ही ट्रू होता है। तो मतलब मैंने ऐसे ही एक कह लो कि स्टीरियोटाइप एक पैराबोला बना दिया है, उसका यहाँ पे कोई खास यूज नहीं है, बस इसका यूज किसके लिए था कि अल्फा बीटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, इसी बात की प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है, ठीक है। तो चाहे आप डाउनवर्ड पैराबोला का भी केस लेते, अल्फा बीटा यहाँ पे है, यहाँ -1 और यहाँ पे 1, तो भी कंडीशंस तो यही आ रही होती, ठीक। तो खैर ये क्वेश्चन हमारा ओवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a + 3x² - 2ax + 4 = 0 have roots such that 1 is less than -2 and other root is greater than 2, ठीक है। तो हमें a की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आप पॉज करके सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इसको रिमूव करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, तो अपन कैसे स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले एक रूट -2 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है। मतलब अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो कुछ इस तरीके का, -2 से एक रूट छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है, या फिर ऐसा हो सकता है डाउनवर्ड, उसमें भी कोई खास फर्क नहीं, -2 से छोटा है और 2 से बड़ा है अल्फा बीटा, है ना। इसी केस को डिस्कस करने को कहा जा रहा है ना, कोई और तो केस है नहीं, इसी केस की बात की जा रही है। आप बताइए क्या कंडीशन लगेगी, ठीक है। क्या होगा यहां पे, आप ये सोचेंगे कि -2 लाइज इन बिटवीन द रूट्स एंड 2 लाइज इन बिटवीन द रूट्स। इसी बात को कहने की जगह उसने थोड़ा घुमा फिरा के कह दिया। अगर आप ये बात सही से इंटरप्रेट कर पाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि फिर तो सीधा ये कहना है ना कि -2 लाइज इन बिटवीन रूट्स। तो -2 इन बिटवीन अगर लाई करेगा मतलब k लाइज इन बिटवीन रूट्स, इसी की कंडीशन है केस 1 वाली, लोकेशन ऑफ रूट्स का केस 1। तो वो क्या सजेस्ट करता है, a इंटू एफ ऑफ k कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। a कितना है हमारा, a + 3, एफ ऑफ k का मतलब कितना है, f ऑफ -2, और वो कितना होना चाहिए, निगेटिव। ध्यान रहे, फिर से बोल रहा हूं, ये a नहीं है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है, और लीडिंग कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, a + 3 है। तो a + 3 इंटू एफ ऑफ -2 शुड बी निगेटिव। एफ ऑफ -2 लिख लेते हैं, -2 रखो कितना आएगा, 4 इंटू a + 3, 4a + 12, और -2 रखा आपने x की जगह पे तो कितना आया, +4a, और प्लस कितना हो जाएगा, 4 इज लेस देन 0। तो यहां से आपके पास आया 8a + 16 लेस देन 0, और यहाँ पे आपके पास आया a + 3, है ना। 8 कॉमन ले लोगे, a + 2 बचा, और यहां से आंसर आप क्या लिख सकते हो, यहां से आंसर आप लिख सकते हो -3 से -2, ठीक है। लेकिन इससे काम सिर्फ बनेगा नहीं, क्योंकि उसने तो एक और बात बोल दी, उसने कहा 2 भी बीच में है, तो 2 की भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -2 लाइज इन बिटवीन रूट्स का करेक्ट फॉर्म या फिर करेक्ट आंसर। अब दूसरी बात कर लेते हैं, 2 लाइज इन बिटवीन रूट्स। 2 लाइज इन बिटवीन रूट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब फिर से वही, a इंटू एफ ऑफ 2 कैसा है, निगेटिव। a आपकी जगह लीडिंग कोफिशिएंट ले लेगा, a + 3, एफ ऑफ 2 का मतलब, ठीक है, एफ ऑफ 2 आप रखिए, कितना बनेगा, 4a + 12, 4a + 12,
और 2 रखेंगे आप तो -4a हो जाएगा, प्लस आपका 4 है लेस देन और इक्वल टू 0। 4a कट गया, 12 4 16 हो गए, बचा हमारे पास a+3 जो कि निगेटिव है। ठीक है, तो a कैसा आया, लेस देन -3 आया। तो आप देखिए क्या सजेस्ट किया इस पूरी थ्योरी ने, इसने कहा कि a -3 से -2 के बीच होना चाहिए, इसने कहा a -3 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? क्या करना होगा फिर, इसने ओवरऑल क्या सजेस्ट किया, क्या करना है इन दोनों का, इंटरसेक्शन ना कि यूनियन, बताओ। देखो क्या सजेस्ट किया जा रहा है, -2 भी लाई करता हो और ये भी लाई करता हो, दोनों काम होने चाहिए। ऐसा इससे काम नहीं चलेगा ना कि ये हो गया बस अपन खुश हो गए, ये हो गया फिर भी अपन खुश हो गए, ऐसे नहीं ना काम चलेगा। हमें तो तभी खुशी मिलेगी जबकि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। ठीक है, हमें तभी काम हमारा सॉल्व होगा जबकि ये भी बात सही हो जाए और ये भी बात सही हो जाए। तो क्या करना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। और इंटरसेक्शन आप देखिए ये क्या सजेस्ट कर रहा है, -3 से -2, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, -3 से छोटा, इसका मतलब इंटरसेक्शन नहीं होगा। आप इस बात को नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि आपके पास कोई भी इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं आएगा। और इसका मतलब ए कैसा रहा है इस बार भी, बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हर जो क्वेश्चन दिया गया है कुछ ना कुछ ये निकालना है, नहीं आ रहा है तो हम यूनियन कर दें, भाई इंटरसेक्शन नहीं मिला यूनियन ही कर देते, ऐसा नहीं करना है। आपको लॉजिकली सोचना है। हो सकता है कि कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अभी तक हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक खत्म कंप्लीटली नहीं हुआ है, हमने अभी फिर से इसको फिर से पढ़ना है। कहां पे जाकर के, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम पढ़ेंगे बेसिकली ऐसी इक्वेशंस के बारे में जिनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। उस समय भी इस तरीके के क्वेश्चंस फिर से अपीयर होंगे और उनके रूट्स को भी डिस्कस करना होगा, उनकी लोकेशन को भी डिस्कस करना होगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमने एक स्मॉल टॉपिक आपको बोला था कि कल आप एक बार को समझ करके आना, एक बार सोच करके आना, और उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, रेसिप्रोकल्स वाला जो केस था। आप देखिए 2-3 केसेस में अलग अलग ले लेता हूं, आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास लिखा हुआ है मान लीजिए 5 से 7 और एक बार मैंने लिखा -5 से -3, एक बार मैंने लिख लिया a लाइज इन बिटवीन -5 से 3, है ना। और हाँ, बस ये 3 केसेस ले लेते हैं, आपको यहीं से चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अपन देखें रेसिप्रोकल करने पे कैसा होगा। आप सोचो कि जब आप a आपका 5 और 7 के बीच में है, आप रेसिप्रोकल करते हो तो क्या बनेगा, रेसिप्रोकल करते हो तो ये 7 का उल्टा होगा, सॉरी मैं अभी कुछ भी इनइक्वालिटी नहीं लगा रहा, 1/7 लिख रहा हूं, और इसका उल्टा भी आएगा, 1/5 आएगा, है ना। अब इनइक्वालिटी कैसी लगेगी, 1/5 बड़ा होगा, है ना। 1/7 और 1/5 को कंपेयर कीजिए, 1/5 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा 1/7 के कंपैरिजन में, और वही इनइक्वालिटी हमारे पास फॉलो होगी, है ना। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपके पास यहां पे इस केस में आप देखिए 1/a आप करोगे तो आपको यहां मिलेगा -1/3, यहां मिलेगा -1/5। बताइए कौन सा बड़ा है, बड़ा है हमारा ये वाला। इन दोनों में कौन बड़ा है, -1/5 बड़ा है, तो -1/5 बड़ा है तो इनइक्वालिटी इसी हिसाब से लग जाएगी। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, इस केस में क्या होगा, इस केस में थोड़ी सी आप सोचें अगर एक बार को दिक्कत है, क्योंकि -5 और 3 के बीच में 0 भी आता है ना। -5 और 3 के बीच में 0 भी आता है, तो -5 और 3 के बीच में अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या चीज, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगी। इन्फिनिटी होगी नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं अपन, बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगेगी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आने लगेंगी, है ना। हमें नोटेशन यूज करना पड़ेगा कौन सा, इन्फिनिटी वाला। तो आप देखो जब भी यहां पे दोनों साइड निगेटिव थे, ए के दोनों साइड निगेटिव थे, रेसिप्रोकल करते टाइम हमें कुछ भी नहीं सोचना था, रेसिप्रोकल सिंपली किया और इनइक्वालिटी साइन को भी पलट दिया। यहां पे देखिए, यहां पे भी आपके दोनों साइड पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए थे, ठीक है। ए 2 पॉजिटिव नंबर्स के बीच में फंसाया हुआ था, तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, इनइक्वालिटी आपकी पलट गई। यहां पे आप ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे थोड़ा सा आप अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यही मेन केस हमें समझना है। यहां क्या होगा कि a आपका -5 और 0 के बीच में आप एक बार ले लीजिए और दूसरा ले लीजिए आप 0a से 3, है ना, ऐसा। अब आप रेसिप्रोकल कीजिए, तो जब आप 1/a करोगे यहां तो आप लिख दोगे -1/5, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। 0 का क्या करें, इन्फिनिटी तो लिखना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान, जरा सा ध्यान, क्या a यहां निगेटिव है ना,
ए नेगेटिव है ना, तो जब नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल होगा तो रिजल्ट जो बनेगा वो भी तो नेगेटिव ही रहेगा ना। ए नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होगा, और रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा इसका मतलब इन्फिनिटी भी कैसी बनेगी, नेगेटिव वाली बनेगी। और यही बात सबसे इंपॉर्टेंट थी आपको सोचने का या फिर आपको एक दिन देने का मतलब यही था कि 1/a जो है वो यहां -1/5 और यहां पे क्या बनाएगा, इन्फिनिटी नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि a आपका यहां कैसा था, नेगेटिव था। तो आपके पास कैसा बनेगा, सबसे छोटा, इससे छोटा तो कुछ होता नहीं माइनस इन्फिनिटी से, और ऐसा, ठीक है। और ये क्या सजेस्ट करेगा, ये सजेस्ट करेगा कि 1/a, यहां पे आपका 1/3। अच्छा, जीरो का क्या करना है, इस बार एक ऐसा है लेकिन पॉजिटिव है, एक ही जगह जीरो तो नहीं हो सकता ना, तो a इस बार लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल कैसा होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इन्फिनिटी बनानी है कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली, तो यहां आप क्या बनाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इससे बड़ा कुछ नहीं होता, तो इनइक्वालिटी साइन इस तरीके का रहेगा। तो आप कहें कि फाइनली 1/a कहां से कहां तक आया, भाई ये सब कह दिया, फाइनली क्या लिखूं मैं, 1/a आपका आएगा कहां से कहां तक, ये भी केस पॉसिबल था और ये भी केस पॉसिबल था, दोनों हो सकते थे, है ना। 1/a यहां भी आ सकता था और यहां भी आ सकता था, ऐसा नहीं था कि 1/a को इसको भी मीट करना है इसको भी मीट करना, नहीं, 1/a इधर भी आ सकता था इधर भी आ सकता था। तो 1/a के लिए हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। फाइनली क्या लिखेंगे, -इन्फिनिटी से -1/5 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या ये केस आप केवल समझिए, जब हमारे पास a एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू के बीच में फंसा हुआ है तो आपको जीरो की टेंशन लेनी है, ठीक है। और जब दोनों नेगेटिव है तो कुछ नहीं सोचना, बस उल्टा उल्टा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी भी उल्टा कर देना। यहां पे देखो, यहां पे आप इसको 1/a के लिए आप नंबर्स का भी रेसिप्रोकल करो और इनइक्वालिटी को भी उल्टा कर दो, इनइक्वालिटी को भी पलट दो, बस इतना ही चाहिए था, ठीक है। इसी तरीके की एक छोटी सी गलती और होती है कई बार लोगों से, जैसे आपसे कहा गया कि x मेरा -4 और 3 के बीच एग्जिस्ट करता था, तो x² कहां से कहां तक जाएगा, तो लोग क्या लिखते हैं, लोग लिख देते हैं ये 9 और ये रहा 16, बस बात खत्म। ये बात गलत हो जाती है, क्यों, आप भूल गए कि x जो था वो जीरो भी हो सकता था, -4 3 के बीच में जीरो भी आता है, और जब जीरो आता है तो जीरो की चिंता करनी चाहिए। तो जीरो की चिंता जब आप करेंगे तो क्या होगा, x² मिनिमम वैल्यू जीरो ही बनाएगा ना, तो x² की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, और इन दोनों में से जो मैक्सिमम दे रहे हो स्क्वायर उनको आप रख लीजिए। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, ये दे रहा है स्क्वायर, मतलब 16, 0 से 16 ये आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या देखना था, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों में मैं आपको बस ये सजेस्ट कर रहा हूं कि जब जीरो बीच में फंस रहा हो ना तो जीरो का लिए अलग से सोचना शुरू कर दीजिए। यहां पे भी रेसिप्रोकल करते टाइम -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी क्रिएट होगा, उसके लिए हमें अलग से सोचना पड़ रहा था, और यहां पे भी जीरो से छोटा कोई और स्क्वायर क्रिएट करेगा नहीं, इसलिए उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये दो तरीके की मिस्टेक्स कई बार होती हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके करस्पॉन्डिंग लोकेशन ऑफ रूट्स की। थैंक यू ऑल।